हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में हमारा ये टॉपिक चल रहे हैं। तो फर्स्ट एक वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है और वो लॉन्च भी हो चुका है। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सीक्वेंस में आप सारे वीडियोस देखते चलिए। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कंप्यूटर बेसिक्स का। ठीक है, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, हम रोम के बारे में पढ़ रहे थे। रैम के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे। ये रैम दो टाइप की होती है। 14 नंबर क्वेश्चन पे है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में मैंने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं और डायनेमिक रैम में कैपेसिटर यूज़ होते हैं। क्योंकि कैपेसिटर्स को चार्ज करना पड़ता है, इसलिए डायनेमिक जो रैम होती है उसको भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत मुझे पड़ती है। ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, द डाटा डज नॉट गेट इरेज व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो स्टूडेंट्स, हमने रैम में पढ़ा था कि डाटा इरेज हो जाता है जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है, लेकिन रोम में डाटा इरेज नहीं होता जब आपकी पावर स्विच ऑफ होती है। और दूसरा, रैम को हमने पढ़ा था कि वो रीड भी है और राइट मेमोरी भी है, जबकि रोम जो है सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। तीसरी चीज़ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि आप जो भी काम करते हो, करंटली मान लो मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशंस कर रहा हूँ कैलकुलेटर का यूज़ करके, या मैं पेंट ब्रश में कोई पेंट बना रहा हूँ, कोई ड्राइंग बना रहा हूँ, तो वो सारे काम में करंटली वहाँ पे जो मेमोरी आपकी एक्टिव होगी वो होगी रैम। आप जो भी काम कर रहे होगे वो उस टाइम पे आप रैम में कर रहे होगे। जबकि रोम का यूज़ क्या है? रोम का यूज़ सिर्फ स्टार्टिंग में आता है, जब हम पहली बार कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूट होता है। उस टाइम पे सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट होती है कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के बाद, वो होती है बायस। तो रोम के अंदर बायस लिखा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जब रोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी टाइम पे इसमें एक सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है जिसको हम बायस बोलते हैं। बायस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर कोई पूछे कि बायस जो है किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये फर्मवेयर होते हैं। फर्मवेयर, फर्मवेयर का मतलब है एक ऐसा हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर की तरह काम करे। हम कह सकते हैं फर्मवेयर वर्क्स, फर्मवेयर इज लाइक ए हार्डवेयर दैट वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है हार्डवेयर। मतलब अगर कभी भी कोई दिक्कत हो जाए हमारे पास बायस में, तो हम क्या सिंपली क्या करेंगे, रोम को ही रिप्लेस कर देंगे। अगर बायस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम प्रोग्राम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। रोम की जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें लिख दिया उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, बस हम रिप्लेस कर सकते हैं ओनली। तो यही बताया हुआ है आगे कि रोम इज प्रोग्राम ओनली एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम। 16th नंबर पे यही बताया हुआ है कि रोम को मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही प्रोग्राम किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट 17 नंबर पे चले तो रोम के टाइप्स बताए हुए हैं कि रोम के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। प्रोम है जिसे हम प्रो बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम जिसे हम बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम फ्लैश मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी भी बोल सकते हैं। और जनरली जो पेन ड्राइव होती है ना, हमारी पेन ड्राइव, किसी को नहीं पता तो हम जो USB ड्राइव आजकल इस टाइम में यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, उसको हम ई प्रोम का एग्जाम्पल मानते हैं, ई प्रोम का। तो स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोम क्या होता है। प्रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी रोम जिसे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, एक बार उसमें हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ई प्रोम जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेस को 20 मिनट्स तक छोड़ सकते हैं। मतलब ई प्रोम में हम क्या करेंगे, 20 मिनट्स तक अल्ट्रावायलेट रेस को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसमें जो डाटा होगा उसको हम इरेज कर सकते हैं या प्रोग्राम उसको कर सकते हैं। ई प्रोम आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और ऐसा कहा जाता है कि ये 20,000 टाइम्स तक हम इसमें डाटा इरेज कर सकते हैं और डाटा डाल भी सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पास जो USB या पेन ड्राइव होती हैं वो, हाँ इनको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। जनरली ये आपकी USB ड्राइव होगी, पेन ड्राइव जिसको हम बोल रहे हैं। और ये फ्लैश मेमोरी आपकी अगर देखा जाए तो आपके पास जो कैमराज होते हैं, डिजिटल कैमराज होते हैं, उनमें भी ये मेमोरी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। 18th नंबर, डायनेमिक रैम इज स्लोअर एंड चीपर देन स्टैटिक रैम।
क्योंकि स्टूडेंट्स रैम को हर बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और कोई भी चीज़ बार बार रिफ्रेश करनी पड़ेगी तो वो स्लो तो हो ही जाएगी। तो ये स्टैटिक रैम से स्लो भी है और इस कारण से ये चीपर भी है। स्टैटिक रैम अच्छा काम करती है, बिना रुके काम करती रहती है, तो इसलिए वो इससे महंगी है, कॉस्टली है। 19 नंबर पे चलें तो प्रोग्राम इज प्रोग्राम्ड ओनली वंस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोग्रामेबल जो आपकी प्रोम है, जो इस टाइप की रोम है जिसे हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। EEPROM कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज फॉर अबाउट 20 मिनट्स। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि EEPROM को 20 मिनट्स तक अल्ट्रावायलेट रेज के से एक्सपोज करने पे हम उसको इरेज कर सकते हैं। EEPROM कैन बी इरेज्ड ऑन द बोर्ड बाइट बाय बाइट। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्री प्रोग्रामिंग द EEPROM इज 10,000 टाइम्स। मैंने आपको 20,000 टाइम बताया, खैर जिसमें 10,000 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अब यही याद रखना कि 10,000 टाइम्स तक हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं डाटा को EEPROM के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आपको बता दूं कि जनरली जो हमारी मेमोरीज होती हैं उसकी जो यूनिट होती है वो बाइट में होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम वेट मापते हैं तो वेट की यूनिट किलोग्राम में होती है। हम किसी लिक्विड को मापते हैं तो उसकी यूनिट हम लीटर में मापते हैं। हम किसी लेंथ को मापते हैं तो हम उसकी लंबाई मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर्स में मापते हैं। तो इसी तरीके से मेमोरी जो होती है उसको भी स्टोर करने के लिए जो यूनिट होती है, उसकी जो स्टोरेज यूनिट दिखाई जाती है, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो बाइट होती है। तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा बिट। बिट क्या होता है फिर? बिट कोई भी एक डिजिट, एक करेक्टर हो सकता है। वैसे देखा जाए तो बिट हमारे पास दो ही होते हैं, एक 0 होता है या 1 होता है। लेकिन अगर 1 बिट की बात हो रही है तो इसका मतलब 1 करेक्टर, 1 डिजिट, वो चाहे 0 हो या 1 हो, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा, चाहे तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बाइट की बात करें तो 1 बाइट आपका होता है 8 बिट्स के बराबर। इसमें नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब है उसमें अगर हम 0 1 की सीक्वेंस के हिसाब से लिखें तो हम 8 बार 0 या 1 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो टोटल बनेगा वो आपका 1 बाइट बन जाएगा, ठीक है। तो बाइट जो है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट, वैसे तो ग्राम भी होती है लेकिन किलोग्राम को हम स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं वेट की, वैसे ही बिट भी है लेकिन बाइट को हम स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं मेमोरी की। और स्टूडेंट्स निब्बल, एक वर्ड आता है निब्बल। बाइट का जो आधा होता है, क्योंकि बाइट आपका मैंने बताया कि 8 बिट्स का होता है, तो निब्बल आपका 4 बिट्स का होता है। NIBBLE निब्बल। निब्बल आपका 4 बिट्स का हो जाएगा, मतलब हाफ बाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट 22nd जो हमारा क्वेश्चन है उसको। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, मैंने भी आपको बताया, इज इक्वल टू 2 निब्बल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक निब्बल 4 बिट का होता है, तो यहाँ पे 1 बाइट इज इक्वल टू होगा 2 निब्बल्स की, तो एक निब्बल जो होगा वो बाइट का आधा हो जाएगा। और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 × 4 बिट्स, क्योंकि 1 बिट का होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है 1 किलोबाइट, KB। KB का मतलब है किलोबाइट। तो इसमें 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻10 बाइट्स, 2⁻10 बाइट्स, ठीक है। 2⁻10 बाइट्स का मतलब है 1 किलोबाइट। इसी तरीके से 1 मेगाबाइट की बात कीजिए, 1 MB, MB का मतलब 1 मेगाबाइट, MEGA मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट 1 GB, जिसको हम 1 गीगाबाइट बोलते हैं, GIGA गीगा। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट, TERA टेरा, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। इस और आपके टेराबाइट के बाद आपके पास आता है पीटाबाइट, PETA पेटा, पेटा, पेटा। तो 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट, TB। फिर आगे आता है एक्सा, EXA एक्सा। 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पीटाबाइट। और इसी तरीके से फिर आता है जेटा, 1 ZB, जेटा, ZETTA। तो 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू आता है 1024 एक्साबाइट। फिर 1 जोटा, YOTA जोटाबाइट, 1 जोटाबाइट आता है 1024 जेटाबाइट। स्टूडेंट्स आगे भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है।
पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में आपका सीक्वेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि आपको कुछ यूनिट दे दी गई हैं और उन यूनिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है, इसके थ्रू हम याद रख सकते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग हमें कुछ भी आ जाए तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं। 23rd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मॉनिटर स्क्रीन रिजोल्यूशन इज मेजर्ड इन पिक्सल्स। स्टूडेंट्स आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है। जनरली हम जब कब कोई फ़ोटो लेते हैं, पिक्चर लेते हैं तो हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बस ये सोचते होंगे कोई पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है तो उसका मतलब रिजोल्यूशन क्लियर है, रिजोल्यूशन को पिक्चर की क्वालिटी मानते होंगे। वो चीज़ गलत नहीं है, मैं उसको ठीक कह रहा हूँ। रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, पिक्चर की क्वालिटी उतनी बढ़िया आएगी। लेकिन रिजोल्यूशन बनता कैसे है, नंबर ऑफ पिक्सल से बनता है। पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन आएगा, और जितना अच्छा रिजोल्यूशन आएगा उतनी अच्छी पिक्चर की क्वालिटी होगी। नेक्स्ट 24th नंबर, फ्लैश मेमोरी इज फाउंड इन कैमराज, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। फ्लैश मेमोरी स्टूडेंट अभी हमने पढ़ी थी, EEPROM जो है वो फ्लैश मेमोरी है, और वो जनरली आपकी कैमराज, MP3 प्लेयर्स वगैरह में वो मिल जाती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेमोरी, बाइट। ये मैंने अभी आपको बताया भी है कि मेमोरी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो बाइट है। मेमोरी की स्टैंडर्ड यूनिट बाइट है, जैसे वेट की स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है। बेशक उसमें ग्राम भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम स्टैंडर्ड यूनिट तो किलोग्राम ही मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रैम, रोम, रजिस्टर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो ये जो आपके बिल्कुल ही करीबी आपके प्रोसेसर के साथ एक ही सिस्टम यूनिट में यूज़ होने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे रैम होगी, रोम होगी, कैशे मेमोरी होगी, रजिस्टर्स हो गए, ये सारी ही सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं। एक चीज़, इनको सेमीकंडक्टर मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ इनमें सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज़ होता है, इसलिए ये सारी मेमोरीज मेरी सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं। और इनमें जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके स्पीड से काम करते हैं ना, जिस स्पीड से वो ट्रांसफ़र होते हैं, वैसे ही इन मेमोरीज में काम होता है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर मेमोरीज कहते हैं। सबसे फास्ट मेमोरीज होती हैं ये। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। इनको मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इनमें जो भी डाटा लिखा होता है वो मैग्नेटाइज फॉर्म में होता है, इसलिए इन मेमोरीज को हम मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज फास्टर एंड कॉस्टलियर देन मैग्नेटिक मेमोरी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, एक तो सेमीकंडक्टर मेमोरी फास्टर होती है, दूसरी कॉस्टली होती है। हमने देखा होगा कि जो हमारी रैम है वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा कॉस्टली रहती है। बेशक हार्ड डिस्क में स्टोरेज ज़्यादा आती हो, रैम में स्टोरेज कम हो, लेकिन फिर भी आपकी रैम आपकी हार्ड डिस्क से ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज फास्ट भी होती हैं और कॉस्टलियर भी होती हैं मैग्नेटिक मेमोरी से। मॉनिटर की टाइप की बात करें तो CRT, सबसे पहले जो मॉनिटर आया करते थे, टीवी जैसे बड़े बड़े टीवी होते थे, CRT बोलते थे उनको, कैथोड रे ट्यूब, जिसमें ट्यूब्स यूज होती थी, और इन ट्यूब को बोलते थे हम CRT, कैथोड रे ट्यूब। फिर LCD और LED आए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा पैनल आए जिनमें गैस यूज होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे मॉनिटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोई पूछे तो प्लाज्मा पैनल सबसे अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर होता है। लेज़र प्रिंटर आर द बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की बात की जाए तो हमने प्रिंटर्स में इंकजेट भी सुना है, डॉटमेटिक्स भी सुना है, डेलीवील भी सुना है, बहुत सारे सुने हैं, लेकिन लेज़र प्रिंटर्स को हम बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर्स में मानते हैं। क्वालिटी का मतलब सिर्फ उसके रिजोल्यूशन से नहीं है, उसकी कॉस्ट से भी है। कॉस्ट वाइज भी इकोनॉमिकली ये बेटर है, बेस्ट हैं, बेटर तो मैं नहीं कहता, बेस्ट हैं, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। ठीक है। प्रिंटर्स के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के प्रिंटर आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें नॉइस ज़्यादा आती है, जिनमें पिंस स्ट्राइक्स करती हैं पेपर पे, तो ऐसे जो प्रिंटर होते हैं उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। इम्पैक्ट का मतलब ही वही है कि जिसमें कोई पिन या कोई हैमर वगैरह का यूज़ होता है और वो नॉइस करता है, तो वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल ये जैसे स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है DMP, जिसकी फुल फॉर्म है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आज भी बैंकिंग सेक्टर में
जो आपके डीडी वगैरह को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि डीडी का जो पेपर होता है हार्ड पेपर होता है, उस टाइप के पेपर को प्रिंट करने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिनमें कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे लेज़र प्रिंटर की बात करें तो उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और वो कोई नॉइज़ भी नहीं करती। ठीक है। तो उस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं वो मेरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज द रोटेशन स्पीड ऑफ डिस्क इज मेजर्ड इन आरपीएम। किसी भी डिस्क की रोटेशन स्पीड को मापना हो तो वो आरपीएम में आती है, रिवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है। और द नॉर्मल स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज 3600 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि एक नॉर्मल स्पीड हार्ड डिस्क की कितनी हो सकती है, तो वो 3600 रिवोल्यूशंस पर सेकंड होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कभी कभी फ्लॉपी के बारे में भी सुना होगा। फ्लॉपी भी एक तरह की डिस्क होती थी और बहुत ही तंग करती थी फ्लॉपी। तो फ्लॉपी में तो ऐसा होता था कि डाटा हम लेके जा रहे हैं कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह, तो दूसरी जगह जाते जाते वो फ्लॉपी मेरी ख़राब हो गई और वो काम नहीं हुआ। तो इस टाइप की फ्लॉपीज होती थी, लेकिन काम भी बहुत आती थी, क्योंकि जनरली हम डाटा को पोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जब तक हमारे पास ये यूएसबी और पेन ड्राइव भी नहीं आई थी, तो हम डाटा को पोर्ट करने के लिए, सीडी डीवीडी भी नहीं आई थी, तो हम डाटा को पोर्ट करने के लिए उस टाइम पे फ्लॉपीज का ज़्यादा यूज़ करते थे। तो एक ये 3.5 इंच वाली फ्लॉपी है, 3.5 इंच फ्लॉपी, जो कि 1.44 MB की होती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। अब स्टूडेंट्स देखो 1.44 MB ओनली, आज के टाइम में तो जी कुछ भी नहीं है। हम इससे बड़े बड़े डाटा स्टोर करते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें इससे ज़्यादा होती हैं। तो उस टाइम पे 1.44 MB तक डाटा को ही स्टोर करती थी। दूसरी आती थी 5.5 इंच की 5.25 इंच फ्लॉपी, और भी होती थी 1.2 MB की। और भी कई आई हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की सॉरी कैपेसिटी की जो थी वो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी थी, जो कि 1.44 MB थी। और अब ये आउटडेटेड हो चुकी है आज के टाइम में। मेरे ख्याल से आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इनको देख भी नहीं पाएंगे कि ये कैसी होती थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल मेमोरी की बात की जाए, क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर की मेमोरी की बात की, मैग्नेटिक मेमोरी की बात की, तो अब ऑप्टिकल मेमोरी की बात कर देते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब है जहाँ पे लाइट यूज़ होती है स्टोरेज करने के लिए, कहीं ना कहीं लाइट का यूज़ है, वो ऑप्टिकल मेमोरीज है। तो ये दो है हमारे पास, डीवीडी और सीडी रोम। डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और सीडी रोम की फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बाय डिफ़ॉल्ट द स्टोरेज साइज ऑफ डीवीडी इज़ 4.7 GB। तो डीवीडी का जो स्टोरेज साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है 4.7 GB। बाय डिफ़ॉल्ट द स्टोरेज साइज ऑफ सीडी इज़ फ्रॉम 600 MB टू 750 MB। इसी तरीके से सीडी का जो साइज होता है वो 600 MB से लेके 750 MB तक होता है। कई बार ये डबल साइडेड भी होती हैं, जिनमें दोनों तरफ डाटा को ये स्टोर कर सकती हैं। The diameter of CD is from 10 cm to 30 cm. The diameter of typical CD is 13 cm। ये याद रखने वाली बात है कि आपका जो सीडी का डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है वो 13 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास इनपुट के लिए भी डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट के लिए भी डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास प्रोसेसर है ही है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो इनपुट भेजने के लिए, कंप्यूटर में इनपुट भेजने के लिए हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम इनपुट अपने कंप्यूटर में भेज सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू इनपुट भेज सकते हैं, जिसमें हम टेक्सचुअल इनपुट भेज सकते हैं। आपका माउस है, जिसमें हम कोई सिलेक्शन या सेलेक्ट करके कमांड को या क्लिक करके भेज सकते हैं। स्कैनर है, जिसके थ्रू हम अपनी हार्ड कॉपी वगैरह को एज ए सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। जॉयस्टिक है, जो जनरली गेम्स वगैरह में कमांड इनपुट करवाने के लिए भेज सकते हैं। बीसीआर की फुल फॉर्म में होती है बार कोड रीडर। जनरली आपने देखा होगा जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसमें कुछ थिक और थिन लाइन्स होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम बार कोड बोलते हैं। तो उस बार कोड में कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, जबकि बीसीआर के थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता है। ओसीआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, कुछ लोग इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए होता है। जनरली हमें कुछ आपके पास हार्ड कॉपी में डाटा है, उस डाटा को आपने पढ़ना है,
तो उस डाटा को पढ़ने के लिए, चाहे वो है कई बहुत ही अच्छे जो OCR हैं वो तो आपकी हैंड राइटिंग तक पढ़ लेते हैं। तो कोई भी इस तरह का प्रिंटेड मटेरियल है, कुछ है, उसको अगर आप कंप्यूटर के थ्रू पढ़वाना चाहते हो तो आप OCR का यूज़ कर सकते हो। OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका बहुत बार आपने नाम सुना होगा। जनरली हम जो कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो हमें OMR शीट मिलती है। तो OMR शीट को पढ़ने के लिए इस डिवाइस का यूज़ होता है। ये जनरली जो मार्क्स आपने लगाए हैं ना, आपने किसी क्वेश्चन का 3rd मार्क लगाया है, किसी का पहला लगाया है, किसी का आपने 4th सर्कल फिल किया है, किसी ने का पहला सर्कल फिल किया है, तो उन सर्कल को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने कौन से सर्कल को फिल किया है। फिर वो सर्कल आपका गलत है या ठीक है, मतलब वो आंसर आपका गलत है या ठीक है, उसको चेक करने के लिए OMR का यूज़ होता है। फिर MICR है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, इसको हम मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। जनरली जो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपकी चेक बुक वगैरह या DD वगैरह जो भी होते हैं इस टाइप के, उनमें कुछ MICR कोड लिखा रहता है, उसको पढ़ने के लिए MICR का यूज़ होता है। कैमरास भी, डिजिटल कैमरास जो हैं वो भी इनपुट डिवाइस है जिनके थ्रू हम फोटो खींच के कंप्यूटर के पास भेज देते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। DMP मैंने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा डिजिटल प्रिंटर है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स है जिनमें एक तरह की नॉइस आती है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिनमें कोई नॉइस नहीं आती। ऐसे प्रिंटर के एग्जाम्पल देखें जाए तो लेज़र प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो मेरे सारे वीडियोज़ को देखते रहें अगर आप बेटर समझना चाहते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल बेसिक्स